Good afternoon, sir. 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 गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। सर हाँ बच्चे। सर जो अभिकथन और जो तर्क जो क्वेश्चन रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं सर? कौन सा वाला? रीजन असर्शन, कथन कारण वाला? हाँ यस सर, असर्शन और जो रीजन वाला होता है क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल ही होता है, जो कांसेप्ट तुम्हारा है उसके बेसिस पे चेक करो। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो, सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। यदि गलत लगा, कथन जो है वो गलत लगा, तो डी आंसर हो गया पहली बार में। लेकिन यदि तुम्हें वो सही लगा तो फिर उसके बाद कारण पढ़ो। कारण देखो वो सही है कि गलत है। यदि कारण भी सही है, कथन भी सही, दोनों सही है, तो फिर उसमें चेक करना होगा तुम्हें कि क्या वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। उसका तरीका क्या होता है कि कथन में क्योंकि लगा करके नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ के देखो। यदि वो एक अच्छा सही सेंटेंस बन रहा है जिसका मीनिंग निकल रहा है तो आंसर ए होगा, नहीं तो फिर बी होगा। तो यदि कारण गलत है, कथन सही है, तो सी होगा, है ना। कोई इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो करवा दूंगा, है ना। ओके। कल जिस क्वेश्चन का पे डिस्कस कर रहे थे, मैं बोला था ना कि कल क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं क्वेश्चन लिख के रखूंगा, तो फिर सब बच्चे जो है वो चेक करना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और एनसीईआरटी में क्या दिया है, हमें क्या करना है। अब इस क्वेश्चन में किसी को भी कंफ्यूजन लग रहा है क्या? नहीं है ना कंफ्यूजन? नो सर। सर ए बी हो सकता है क्या? ए और बी में कंफ्यूजन। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि यदि तुमने कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ है तब तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम सही आंसर पे इजीली पहुंच जाओगे। लेकिन यदि तुमने सिर्फ रटा हुआ है तब फिर तुमको यहाँ पर दिक्कत होगा, तुम्हें सही आंसर नहीं मिल रहा होगा। और एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग यदि ढूंढना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है फर्स्ट आंसर करके, है ना। सही आंसर तो उसका सेकंड ही है, हमने कल चर्चा कर ली थी। सेकंड सही आंसर है। क्यों सही आंसर है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। सेकंड सब बच्चे बोल भी रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर, गलती से। आगे ना सब बच्चे। ठीक है, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं था, या आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस नहीं था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर हमें लगेगा कि इसका आंसर फर्स्ट कर दो। 3 पॉइंट हमने वहां पे पढ़ाई है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन जो हमने पहला क्राइटेरिया पढ़ा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अकॉर्डिंग कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि मोनेरा जो है प्रोकैरियोट है, बाकी यूकैरियोट है। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट पॉल्जी का है सर न्यूक्लियस। हाँ, तो इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे पहला आंसर क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बता दिया कि भाई रिप्रोडक्शन को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना क्राइटेरिया नहीं था, बस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मजबूरी में आंसर टिक करना पड़ गया तो अलग बात है, बट लॉजिकली वो नहीं है। तो यहाँ पर हमें 3 सही आंसर मिले थे, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया। तो हमने बोला था ये मेन क्राइटेरिया नहीं था। जब हमने कल डायग्राम बना के समझा था उसमें भी ये सेकंड वाला कहीं पर आया नहीं, है ना।
Yes, sir. तो इसलिए इसका आंसर क्या कर दोगे? सेकंड कर दोगे। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मान लो मैंने, अब ये तो नीट का क्वेश्चन है, इसका आंसर सेकंड। अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर। नहीं सर। दाई टिल्लू, दाई कसम खा रहे हो तुम? ठीक है। अब यदि मैं इसका ऑप्शन चेंज कर दूं, मान लो मैंने इसका ऑप्शन चेंज कर दिया, पहला ऑप्शन कर दिया मैंने, पहला ऑप्शन है मोड ऑफ रेस्पिरेशन। मान लो वही क्वेश्चन है जो नीट में आया, मान लो वो क्वेश्चन आता, उसका ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर होता। मान लो पहला ऑप्शन होता मोड ऑफ रेस्पिरेशन, दूसरा होता मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड होता मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फोर्थ होता कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर तुम्हें पूछते कि बताओ कि आरएचयू टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये किसके ऊपर बेस्ड नहीं था। तो क्या अब कंफ्यूज होते क्या? No, sir. No, sir. Answer first. आंसर फर्स्ट। अब समझ गए कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस नॉलेज को कैसे यूज करना है। यस सर। यानी हमें कोई बेटर आंसर मिला तो हमने वो आंसर टिक कर दिया, ये मानते हुए कि एनसीईआरटी में ये दे तो रखा है। लेकिन यदि 3 आंसर करेक्ट थे या चारों करेक्ट थे तो उसमें सबसे लीस्ट प्रायोरिटी रखा था हमने किसको? रिप्रोडक्शन को। सर रिस्पायरेशन क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलो बच्चे? रिस्पायरेशन रेस्पिरेशन क्राइटेरिया नहीं, रेस्पिरेशन कोई क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे? इसका आंसर फर्स्ट बोल देंगे। फिर इसका आंसर सेकंड नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सर हिंदी में क्या बोलेंगे? रिस्पायरेशन रेस्पिरेशन होता है श्वसन, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा, ये सिर्फ इसलिए पूछा कि मैं तुम्हें ये समझा सकूं कि तुम्हें ना अपना लॉजिकल माइंड यूज करना है। जब भी क्वेश्चन करोगे तो एनसीईआरटी में जो भी पढ़ रहे हो उसको कंसेप्चुअली पढ़ो और कंसेप्चुअली अप्लाई करके आंसर निकालो, रटे हुए पे मत जाओ, ठीक है? और जहां पर सीधे आंसर नहीं आ रहा है, जहां पर भी तुमने पढ़ा तुम्हें एक से ज्यादा आंसर सही लग रहे हैं या कोई भी आंसर सही नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रुको, एक बार गहरी सांस लो और फिर सोचो कि 2 आंसर यदि सही है तो उसमें कौन सा आंसर टिक करना ज्यादा ठीक रहेगा, मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा हो सकता है, उसके बारे में सोचो और वो आंसर टिक करो, ठीक है ना? चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने प्रीवियस के क्वेश्चन से सीखी। और मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, सब बच्चों ने किया होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यदि तुमने कल का जो होमवर्क है वो सही से किया है तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मैं चेक कर लूं कि तुमने कितना मेरी बात को फॉलो किया है, कितना नहीं फॉलो किया है। Yes, मुझे sir. बताओ कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टेबल पढ़ा होगा तुमने, उसके अकॉर्डिंग फंजाई में, कवकों में संगठन का स्तर क्या है? व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई? व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई? मल्टीसेलर Mode of nutrition. Mode of nutrition. Saprophytic. बहुकोशिकीय होगा सर। बहुकोशिकीय बहुकोशिकी। Multicellular. मल्टीसेलर लूज टिश्यू सर। हाँ, ये पूछा था कि फंजाई के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो बिल्कुल सही बोल। मल्टी सेलुलर के साथ साथ लूज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलना जरूरी है, ढीले ऊतक स्तर का संगठन बोलना जरूरी है। मल्टी सेलुलर तो फंजाई भी है, प्लांट भी है और एनिमल भी। सर प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है ना? प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एक कोशिकीय होता है, मोस्टली यूनिसेलुलर। मतलब हो सकता है प्रोकैरियोटिक डिटेल में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था मेरे में। हाँ बच्चों बोलो पहले क्वेश्चन। जी वो ऐप में क्वेश्चन था सर, गढ़ के अंत में आता है करके,
गढ़ के अंत में आता है, ए दिया था बी जेड, बी दिया था एस वाई एल, सी दिया था एस एल एच एंड डी दिया था कोई भी नहीं। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया बच्चे, एक बार वापस से बताओ ना थोड़ा आराम से। गढ़ के अंत में आता है, घर के अंत में, हाँ घर क्या होता है? गढ़ गढ़ ऑर्डर जी। तो ऑर्डर बी जेड दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एस वाई एल, ऑप्शन सी एस एल एच, ऑप्शन 1 क्या है? बी जेड। बी जेड। जी सर। ऐसा बी जेड? यस सर। ये तो नहीं आता। एस वाई एल सेकेंड ऑप्शन। एफ वाई एल। एस वाई एल। एच वाई एल। तुम ऐसा करो ना, चैट बॉक्स में लिख दो ना ऑप्शन एक बार। जी। चैट बॉक्स। क्वेश्चन में शायद सफिक्स पूछ रहा होगा। हाँ सफिक्स पूछ रहा है। हाँ ये क्या लगता है, ये में लगता है नहीं आ रहा था। बी जेड एस वाई एल एस एल एच नन होगा सर। नन होगा। नन होना चाहिए सर। हाँ लेकिन सर उसमें ना ऐप में ना आंसर नन नहीं दिखा रहा। क्या दिखा रहा है? उसमें ऑप्शन तो नहीं पता सर, लेकिन डी नहीं है सर इसमें। फर्स्ट दिखा रहा है सर। और लेकिन सर मेरे को ये भी नहीं पता कि बी जेड एस वाई एल और एस एल एच क्या होता है। इसी के कारण कंफ्यूज हूँ मैं। ये सफिक्स ऑर्डर में ना ई एस एल ई ए एल ई एस शायद तक होता है। जैसे ऑर्डर होता है ना प्लांट के अंदर, तो प्लांट के ऑर्डर क्या होते हैं, जैसे सेपिंडेल्स है, पोएल्स है ना, तो इस टाइप का ऑर्डर होता है। तो उसमें एल्स लगता है मोस्टली, तो ऑर्डर के अंत में एल्स होना चाहिए। और ये जो बी जेड और एस वाई एल ऐसा नहीं होता है, ये तो गलत है, इसका नन होगा आंसर। इसका नन होगा बच्चे आंसर, है ना? जी, लेकिन वो ऐप में ना अलग ही दिखा रहा है, नन तो नहीं दिखा रहा। तो मुझे लग रहा है या तो ना ऐप में क्वेश्चन डालने में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह होगी, तो ये सफिक्स से लिख नहीं पाया होगा, ऐसा हो सकता है। जी, एक और क्वेश्चन था सर उसी में। वंश की तुलना में लक्षणों में कम समानता, ठीक है, वंश की तुलना में लक्षणों में कम समानता, तो उसके बाद उसका ऑप्शन दिया था प्रभाग ऑप्शन ए, बी ऑप्शन वर्ग, सी ऑप्शन प्रजाति और डी ऑप्शन कुल। वंश की तुलना में पूछा है ना कम लक्षण। जी, तो वंश की तुलना में लक्षणों में कम समानता है किसमें है? पहला प्रभाग दिया हुआ है, दूसरा वर्ग, तीसरा प्रजाति और डी कुल। वैसे तो कुल कर दो इसका आंसर। आंसर 3 सही है इसमें, लेकिन जस्ट इमीडिएट बात करें तो कुल हो जाएगा। सर तो उसमें ना ऐप में ना प्रजाति दिखा रहा है, क्योंकि स्पीसीज जो होता है उसमें सिमिलरिटीज ज्यादा मिलती है। हाँ, तो मैं फैमिली में टिक किया था, बट आंसर मेरा रॉन्ग हुआ। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर जी जी सर। इसका तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। ऑल ऑफ दी अबव प्रजाति के अलावा बाकी। अरे माइक बंद कर लो। ठीक है, 3 आंसर सही है वैसे इस क्वेश्चन में जो बच्चे ने बोला। प्रजाति के अलावा बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। लेकिन इमीडिएटली पूछते हैं ना, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो इमीडिएट वाले को देखते हैं, तो इसीलिए यदि एक आंसर हमें चूज करना पड़ेगा तो हम ठीक ऊपर वाला, वंश के ठीक ऊपर वाला चूज कर लेंगे, कुल चूज कर लेंगे, ठीक है ना? चलो जी ठीक है सर। ठीक है। क्वेश्चन करोगे ना कई जगह पे तो आंसर्स गलत मिलते हैं, कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लॉजिकली सही लगे सोच समझ के पढ़ के उसके बारे में देख लो, ढूंढ लो, और जो सही लगे वही आंसर करना। जरूरी नहीं है कि हम कहीं पे भी लिखा हुआ आंसर जो है वो फॉलो कर ले, क्योंकि कई बार गलत होता है, कई बार इवन नीट एग्जाम में भी कई बार आंसर की गलत आ जाती है, तो ये तो फिर कोई छोटी मोटी बात है, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 जगत प्रणाली तक पढ़ लिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब आज पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज 6th किंगडम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की 6 जगत प्रणाली।
नेक्स्ट देख रहे हैं हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की 6 जगत प्रणाली। अब कुछ सेंटेंस जैसे ग्रे और डूलिटल, ग्रे एंड डूलिटल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उन्हें मोनेरा में रखा गया था। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि मोनेरा के अंदर भी आहुति कार्ल वूस जो है उन्होंने एग्जैक्टली यदि हम बात करें तो जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है वो दिया था। कार्ल वूस ने डोमेन वाला क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम में बांटने के काम तो ग्रे और डूलिटल ने किया था। या ऐसा मान लो कि इन दोनों को यदि मिला दे, ग्रे, डूलिटल और कार्ल वूस को, तो डोमेन और किंगडम सारा आ जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ किंगडम की बात करें कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो ग्रे और डूलिटल ने दिया था। और 3 डोमेन में, इस 6 किंगडम को 3 डोमेन में किसने बांटा था, तो कार्ल वूस ने बांटा था। ठीक है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या देखा है कि इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, उन्होंने देखा कि प्रोकैरियोट जो है उनमें जब उन्होंने 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग की स्टडी की तो उन्होंने देखा कि बहुत ही पिक्यूलियर डिफरेंस मिल रहा है, 2 ग्रुप बन रहे हैं। एक के अंदर 16S राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस अलग है और दूसरे के अंदर अलग है। उन्होंने बोला कि इसको यहाँ से ब्रेक करके 2 किंगडम बना देते हैं, एक जो ज्यादा प्रिमिटिव टाइप का है उसका सीक्वेंस अलग है, जो रिलेटिवली एडवांस है उसका सीक्वेंस अलग है। तो 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था ये 6 किंगडम बनाने में। तो 6 किंगडम कौन-कौन से बनाए उन्होंने, वो किंगडम थे, पहला था आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा किंगडम था यूबैक्टीरिया, बाकी वही थर्ड जो है वो प्रोटिस्टा, फोर्थ जो है फंजाई, फिफ्थ जो है प्लांटे और सिक्स्थ जो है वो एनिमल। तो ये 6 किंगडम जो है वो बना दिए थे ग्रे एंड डूलिटल में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आई कि कौन से किंगडम को 2 पार्ट में ब्रेक किया, मोनेरा किंगडम को, यानी इन्होंने क्या किया, मोनेरा किंगडम, मोनेरा जो है मोनेरा किंगडम was divided in 2 separate kingdoms। कौन-कौन से, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। किस बेसिस पे, on the basis of mainly 16S ribosomal RNA sequence and other characters like cell wall composition, cell membrane structure, etc। हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में सुनना बच्चे ध्यान से कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोकैरियोट को 2 अलग-अलग जगत में बांट दिया। कौन से थे वो 2 अलग-अलग जगत, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। किस आधार पर बांटा, मेनली 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग के आधार पर बांटा। मुख्यतः 16S राइबोसोमल आरएनए के क्रम के आधार पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट दिया। लेकिन सिर्फ 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग ही नहीं, उसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर्स इन्होंने इस वर्गीकरण में या इसको बांटने में यूज किया। वो था उनका कोशिका भित्ति का जो संगठन है वो, और कोशिका झिल्ली की संरचना। ठीक है, इन आधार पर जो मोनेरा है उसे 2 अलग-अलग किंगडम आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया गया। समझ गए क्या? कुछ बच्चे सीक्वेंसिंग होता क्या है, हमने पढ़ा तो, लेकिन ये होता क्या है?
16s राइबोसोमल आरएनए क्या होता है जानते हो क्या? जानते हो क्या? यदि प्रोकैरियोट राइबोसोम के बारे में जानते हो तो प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है बता सकते हो? प्रोकैरियोट में कौन से टाइप का राइबोसोम होता है? 80s। प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोटिक में 70s। 70s राइबोसोम। प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होता है। अब ये 70s राइबोसोम या कोई भी राइबोसोम जो है किससे बना होता है बता सकते हो क्या? दो चीजों से बना होता है। राइबोसोम दो चीजों से बना होता है। आरएनए एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरा प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। 70s राइबोसोम की यदि हम बात करें तो इसके अंदर दो चीजें होंगी, राइबोसोमल आरएनए होगा और प्रोटीन होगा। यदि इसका डायग्राम कभी तुमने अपने जीवन में बनाया होगा तो एक छोटी यूनिट बनाई होगी और एक बड़ी यूनिट बनाई होगी ऐसे बना देते हो। और छोटी यूनिट जो है वो कौन सा होता है यहाँ पर 30s 30s। एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। एस जो है वो एक ऐसी यूनिट है जो बताता है कि जब हम इसको सेडिमेंटेशन करवाते हैं तो किस रेट से किस स्पीड से ये बॉटम की तरफ भाग रहा है उसको बताता है ये एस। इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। 40 होगा कि 50 होगा सर वो? 50 होगा बच्चे। ये जोड़ घटाव मैथमेटिक्स नहीं है बच्चे। क्या होता है समझो क्या होता है। ये सपोज ये एक राइबोसोम है। ये एक राइबोसोम है। इस राइबोसोम को एक सॉल्यूशन लिया जिसकी डेंसिटी लगभग इसके बराबर ही होती है। एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भर दिया। उस लिक्विड की डेंसिटी इस चॉक के बराबर है और इस चॉक को उस लिक्विड में रख दिया। क्या होगा? ये लिक्विड डूब जाएगा कि नहीं? ये चॉक डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा? नीचे बॉटम पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। यदि यहाँ पर एक लिक्विड लिया लेकिन वो लिक्विड की डेंसिटी उतनी ही है जितनी इसकी है तो क्या होगा? डूब जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ये वहां पर ही रहेगा। अब मैंने क्या किया? अब मैंने उस टेस्ट ट्यूब को कॉर्क लगा के बंद किया और फिर इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। टेस्ट ट्यूब घूम रहा है। ये टेस्ट ट्यूब मान लो और इसके अंदर यहाँ पर राइबोसोम रख दिया है मैंने। लिक्विड है पूरा और इस टेस्ट ट्यूब को मैं ऐसे घुमा रहा हूं। ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं। यदि मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा? क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब मैं इसको घुमाऊंगा सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ अत्यंतरी बल लगने लग जाएगा। क्या लगने लग जाएगा कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर। ऐसा कुछ होता है क्या? क्या मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो तुम्हें नहीं पता है? क्या वही है सर। जी सीधा से एग्जांपल। चलो ये फालतू बात नहीं करता हूँ, सीधी सी बात करता हूँ। बहुत देसी भाषा में बात करता हूँ। एक पत्थर लिया, पत्थर के ऊपर धागा बांधा, पत्थर को घुमाना स्टार्ट कर दिया। जब हम उसको घुमाते हैं ऐसे तो पत्थर छोटे की तरफ भागता है, बाहर की तरफ। यस सर। पत्थर पे बाहर की तरफ बल लगता है। तो Yes, sir. जैसे हम पत्थर को धागे में बांध के घुमाते हैं तो बाहर की तरफ बल लगता है, वैसे ही बिल्कुल इस टेस्ट ट्यूब को जब घुमाएंगे तो क्या होगा? इस राइबोसोम के ऊपर बाहर की तरफ बल लगेगा। लगेगा कि नहीं? यस सर। राइबोसोम जब भागने लग जाएगा किस तरफ? बॉटम की तरफ भागने लग जाएगा कि नहीं भागने लग जाएगा? धीरे-धीरे इसकी फोर्स की वजह से किधर लग जाएगी? बॉटम की तरफ होने लग जाएगी। हमने क्या किया? हमने कैलकुलेट कर दिया कि कितने टाइम में वो कितना मूव कर पा रहा है और उसी को हमने स्वेडबर्ग यूनिट से इंडिकेट कर दिया। एस उसी को बोल रहे हैं हम 5 मीटर पर सेकंड नहीं लिख रहे, सीधे क्या लिख रहे हैं? 5s का मतलब कुछ 5 पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो जब मैंने एक राइबोसोम को रखा तो वो कितनी स्पीड से भागा? वो भागा 70 की स्पीड से। इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया? 70s राइबोसोम। आई बात समझ में? यस सर। यस। अब मैंने क्या किया? राइबोसोम के दोनों टुकड़े अलग अलग ले लिए। एक बड़ा वाला टुकड़ा ले लिया और सेम दूसरी बार में एक छोटा वाला टुकड़ा ले लिया। दोनों को सेम ऐसे रखा और फिर से घुमाया अलग अलग। क्या होगा? अब की बार छोटा साइज है ना, m कम हो गया, पहले से कम स्पीड से जाएगा। क्या? यस सर। यस सर। फोर्स कम हो गया ना। तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से अब की बार जो रीडिंग आएगी, पहले यदि वो
70 आ रही थी, तो अब वो रीडिंग कुछ और आएगी। तो छोटे वाले की रीडिंग जो है वो आती है 30, बड़े वाले की आती है 50। इसे हम लिख देते हैं 30s और बड़े वाले को लिख देते हैं 50s। बात समझ में आई क्या? राइबोसोम का नाम कैसे रखा हुआ है वो बता दिया मैंने तुमको, कि राइबोसोम को 50s 30s क्यों बोलते हैं, वो चीज बता दी मैंने तुमको। समझ में आ गई? तो सर एस को फिर स्पीड या फिर डिस्टेंस बोलेंगे? एस जो है वो एक्चुअल में स्पीड है, लेकिन उस स्पीड को एक नए यूनिट में लिख दिया। स्वेडबर्ग ने क्या किया, एक नया यूनिट बना दिया। किस रेट से सेडिमेंट हो रहा है उसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं। तो वो एक नया यूनिट बना दिया, उसको हम यहाँ पे समझने के लिए एस से लिखते हैं। तो इसीलिए कभी बच्चे ये मत सोचो कि सर ये 70 है तो इसे 30 + 40 लिखना चाहिए, नहीं, ये जोड़ घटाव नहीं है। ये तो इस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग की हुई है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर, आ गया समझ में। यस सर। यस सर। वेरी गुड बच्चे। अब क्या हुआ, अब इस 30s वाले को और भी टुकड़े किए, तो ये और भी टुकड़े में छोटे हो जाते हैं। 30s यूनिट है, ये और भी छोटे-छोटे से बना हुआ है, सब यूनिट से बना हुआ है। 30s को जब और टुकड़े करते हैं तो इसका टुकड़ा बनता है 16s। 50s को जब और टुकड़े करते हैं तो इसका टुकड़ा बनता है कितना, 23s। ऐसे टुकड़े बनते हैं। अब ये राइबोसोम माइक बंद कर लो, माइक। स्ट्रक्चर है, राइबोसोम स्ट्रक्चर है। तो जितना भी फ्लोर एरिया के अंदर राइबोसोम 70 प्लीज माइक ऑफ करके रखो ना, आवाज क्लियर नहीं आती, सुनाई नहीं देता क्लियर। सर माइक बंद करने बंद कर दो ना। बच्चे माइक बंद कर लो। माइक तुम्हारा चालू है तो मेरा कंसंट्रेशन खराब होता है, तुम्हारा होता ही होगा। जब क्वेश्चन पूछना होता है ना उस टाइम पे तुम माइक ऑन कर लो, अदरवाइज माइक ऑफ रखो, ठीक है? तो समझ गए कि जो भी 70s राइबोसोम होगा उसके अंदर 30s और 50s दो यूनिट होगी। 30s की और सब यूनिट क्या होगी, 16s। हम यहाँ पर 16s जो यूनिट है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 16s राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन है। इस राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी वो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो 16s राइबोसोमल आरएनए है इसकी सीक्वेंसिंग को स्टडी किया। ए टी जी सी ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं ना डीएनए पे, आरएनए पे थाइमिन जगह यूरेसिल होगा, तो उस सीक्वेंस को स्टडी किया और देखा कि वो जो राइबोसोम की सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस आ रहा है और उस डिफरेंस की बेसिस पे एक ग्रुप अलग हो गया, दूसरा ग्रुप अलग हो गया और उन दोनों ग्रुप को अलग-अलग क्या नाम दे दिया। एक वो ग्रुप जिसमें उन्हें लग रहा था कि जो इवोल्यूशन में पहले आया है प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है उन्हें रखा हुआ है, उससे आर्की बैक्टीरिया बोल दिया, और जो एडवांस आ रहा था रिलेटिवली एडवांस थे उनको यू बैक्टीरिया बोल दिया। बात क्लियर हो गई? 16s राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर जो आरएनए है उस आरएनए की सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो मेन क्राइटेरिया था, ठीक है? दूसरा क्राइटेरिया क्या था, दूसरा क्राइटेरिया था इनके सेल वॉल का कंपोजिशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है। तो इन सब क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो सेपरेट किंगडम बना दिए। इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कार्डियोस ने, हाँ हेलो सर, हिंदी में लिखवाइए ना उसको। सर वो सेल वॉल वाला बताइए, तो कैरेक्टर लाइक सेल वॉल जो भी शुरू से हिंदी में लिखवाइए सर। हिंदी में जो नोट कर रहे हैं, जब मैं हिंदी में रिपीट करता हूं उस टाइम पे नोट कर लिया करो। मोनेरा जगत को दो अलग-अलग जगतों में बांट दिया गया था, किस आधार पर, 16s राइबोसोमल आरएनए क्रम के आधार पर और कोशिका भित्ति के संगठन के आधार पर और कोशिका झिल्ली की संरचना के आधार पर। इन आधारों पर मोनेरा जगत को दो अलग-अलग जगत में वर्गीकृत कर दिया गया था। कौन सी जगत, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। कार्ल बूस इन सबको डिवाइड कर 3 डोमेन में। कार्ल बूस divided all the organisms in 3 domain। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण की सबसे ऊपर वाली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी थी,
अभी तक जितना हमने पढ़ा था उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण की जो सबसे ऊपर वाली सर्वोच्च कैटेगरी जो है वो कौन सी? किंगडम। किंगडम। किंगडम्स। लेकिन कार्ल उसने क्या किया, उस किंगडम के ऊपर एक कैटेगरी और बना दी। कार्ल उसने क्या किया, उस किंगडम के ऊपर एक कैटेगरी और बना दी और उसका नाम क्या रखा, उसको बोल दिया डोमेन। और इस क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन से 3 डोमेन बनाए इन्होंने? 3 डोमेन बनाए। एक बनाया इन्होंने बैक्टीरिया, बनाया था इन्होंने, या उसका शॉर्ट नाम लिखा उन्होंने। एक डोमेन बनाया आर्की, दूसरा बनाया इन्होंने बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन जो बनाया इन्होंने वो बनाया था यूकैरियोटा। भाई माइक बंद कर ले, सर पढ़ा डोमेन बना दिए थे कार्ल रूज ने आर्की और यूकैरिया। अब ये जो है ये 3 जो है वो डोमेन, ये 3 है डोमेन। और इन 3 डोमेन में आएगा क्या? किंगडम। कौन सा डोमेन में कौन सा किंगडम आएगा? डोमेन के अंदर जो किंगडम आएगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का नाम है, आर्की जो है वो डोमेन का नाम है, बैक्टीरिया उसके अंदर आ गए सारे यूं बैक्टीरिया। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि पूरा माइक ऑन करके बैठे हैं सर, कुछ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। बच्चे क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? सर आप उन लोग चलो मैंने माइक ऑफ कर दिया, ठीक है। तो आर्की जो डोमेन है उसके अंदर किंगडम आर्की बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया डोमेन के अंदर किंगडम यू बैक्टीरिया आएगा, और यूकैरिया डोमेन के अंदर बाकी के 4 किंगडम कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन समझ गए। 3 डोमेन थे आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया। और आर्की डोमेन जो है उसके अंदर किंगडम आर्की बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया डोमेन के अंदर किंगडम यू बैक्टीरिया आएगा, और यूकैरिया डोमेन के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आएगा। ऐसे 6 किंगडम बन गए थे। क्लियर है बातें सबको? 6 किंगडम। कार्ल लुईस क्या है? कार्ल लुईस क्या है? कार्ल लुईस ने सभी जीवों को 3 डोमेन में विभाजित किया। कार्ल लुईस ने सभी जीवों को 3 डोमेन में विभाजित किया या वर्गीकृत किया। वो 3 डोमेन थे आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्की में जगत आर्की बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया में जगत यू बैक्टीरिया आता है, और यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। क्लियर? यस सर। तो नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। ठीक है। तो अब हमको एक एक करके सारे जगत जो है हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हम जो डिटेल पढ़ेंगे वो 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर ही पढ़ते हैं, किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ऐसे करके। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे आज हम पढ़ना किंगडम मोनेरा। सर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की टाइमलाइन क्या है? कब दी, मतलब कब दी थी उन्होंने? बच्चे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन 80 वाले रेंज में दी थी, 1980 के आसपास में, 85 के आसपास में दिया था मुझे जहां तक। थैंक यू सर। है ना, एक बार नेट पे सर्च कर लेना ऐसा हो तो कि एग्जैक्टली कब दिया था, बट मुझे जहां तक लगता है कि 85 के आसपास में दिया गया। यस सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम किंगडम मोनेरा।
किंगडम मोनेरा जो है किसने इस किंगडम को एस्टैब्लिश किया? सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने किंगडम मोनेरा को एस्टैब्लिश किया, एज अ किंगडम बनाया। हेकल। कोपलैंड सर। कोपलैंड, वेरी गुड। क्योंकि सबसे पहले 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर किंगडम मोनेरा आया था, जिसका नाम उन्होंने माइकोटा रखा था। लेकिन इसका नाम मोनेरा किसने रखा था? मैंने बताया था उस टाइम पे उन्होंने तो माइकोटा रखा था। किसने रखा? मोनेरा was given by, मोनेरा शब्द जो है वो किसने दिया था? एलन एंड एलन और डोवर्टी ने मोनेरा टर्म दिया था। और इस मोनेरा किंगडम को बनाने के पीछे क्राइटेरिया क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? बताओ। इट इंक्लूड्स प्रोक्रिएटर्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लिख दो चाहो तो कि मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को वर्गीकृत किया गया है, रखा गया है। मोनेरा जगत जो है उसकी कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा जगत के सामान्य अभिलक्षण या अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या है बताओ। मोनेरा जगत के अंदर जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय के बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय। यूनिसेलुलर। कोशिकीय होते हैं कि कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं? पूरे कोशिकीय। यूनिसेलुलर। पूरे एक को सिर्फ यूनिसेलुलर। यस सर। नहीं, गलत बात है। It includes all prokaryotes which are mostly unicellular। हमेशा नहीं, मोस्टली यूनिसेलुलर। क्या कुछ जो है वो बहुकोशिकीय भी है क्या? सम आर मल्टीसेलुलर आल्सो। कुछ जो है वो बहुकोशिकीय भी होते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है जो मुख्यतः या जो सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ बहुकोशिकीय भी हैं। कौन है बहुकोशिकीय? साइनोबैक्टीरिया। क्या तुमने अपनी एनसीईआरटी की बुक में साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम नहीं देखा है कभी? यस सर। साइनोबैक्टीरिया तो एक कोशिकीय होता है सर यूनिसेलुलर होता है ना? ये यूनिसेलुलर वाला डायग्राम होता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है क्या? सर बट ये तो ग्रुप है उनका पूरा। मल्टीसेलुलर। क्या है ये? क्या है सर? ये तो एक पूरी कॉलोनी है उसकी। ये कॉलोनी है। तुमको लग रहा है कि कॉलोनी है? कॉलोनी ये नहीं होती। कभी तुमने यदि डायग्राम देखा होगा तो ऐसे फिलामेंटस बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया भी ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कॉलोनी। ये है कि ये सारे ग्रुप में प्रेजेंट है ना, इसको कॉलोनी बोलते हैं। ये कॉलोनी नहीं है, ये तो मल्टीसेलुलर होगा। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस है। यदि ये कॉलोनी है तो तुमने स्पाइरोगैरा भी तो अपने जीवन में देखा है, ऐसा ही नहीं देखा है क्या? क्या स्पाइरोगैरा को भी कॉलोनी बोलते हो क्या सर? स्पाइरोगैरा भी तो पढ़ा है। स्पाइरोगैरा का भी डायग्राम तो ऐसा ही होता है, कोशिकाएं ऐसे पास-पास में प्रेजेंट होती हैं। तो क्या वो यस कॉलोनी? सर, वो तो नो सर, वो कॉलोनी। तो जब स्पाइरोगैरा के बारे में तुमको समझ में आ रहा है तो फिर तुमको इसके बारे में क्या क्यों समझ नहीं आ रहा है, या इसको तुम क्यों अलग कॉलोनी मान रहे हो? कोलोक्स की कॉलोनी होती है, साइनोबैक्टीरिया में भी कॉलोनी होती है। ऐसा नहीं कि साइनोबैक्टीरिया में कॉलोनी नहीं होती है, साइनोबैक्टीरिया में भी कॉलोनी होती है। ये नहीं कॉलोनी। साइनोबैक्टीरिया में यूनिसेलुलर फॉर्म भी होते हैं लेकिन मल्टीसेलुलर फॉर्म भी होते हैं। और हमारे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, नॉस्ट्रॉक का डायग्राम दिया हुआ है ना, याद है? नॉस्ट्रॉक का डायग्राम है ना हमारे एनसीईआरटी में।
यस सर। यस सर नवीन यूकैरियोटिक अभी तो उसी में एग्जांपल है। आएगा सर। अरे बात समझ में, तो ध्यान रखना कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोलोनियल ऐसे फॉर्म्स होते हैं। सम आर मल्टीसेलुलर आल्सो। चाहो तो एग्जांपल लिख देना, एग्जांपल सम साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और कोलोनियल भी हो सकते हैं। इट मे बी कोलोनियल आल्सो। निवही, कोलोनियल को हिंदी में बोलते हैं निवही। ये निवही प्रकार के भी हो सकते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं उसे हम बोलते हैं कोलोनियल। तो ये कोलोनियल प्रकार के भी होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनेरा के मेंबर मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और जो बहुत सारे हैं वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। उसे बोलेंगे ये निवही या कोलोनियल प्रकार के भी होते हैं। क्लियर हो गई बात? सब बच्चे समझ गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सर वन टाइम सर नॉस्टॉक क्या होगा? मल्टीसेलुलर होगा? यस, नॉस्टॉक मल्टीसेलुलर होगा। नॉस्टॉक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होगा। नॉस्टॉक को कॉलोनी के रूप में भी रहता है। सर एनाबिना भी तो आएगा ना इसी में? एनाबिना भी मल्टीसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, कॉलोनी के रूप में भी रहता है। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया तो एक कोशिक दिया है। हाँ, एक कोशिकीय भी होते हैं, इसीलिए तो मैंने लिखा सम साइनोबैक्टीरिया। कुछ बहुकोशिकीय हैं, कुछ जो है वो एक कोशिकीय भी है। माइक्रोसिस्टिस एक कोशिकीय है, स्पाइरुलिना एक कोशिकीय है। भाई मेरे से पूछो, मैं एग्जांपल भी बता दूंगा तुम्हें कौन कैसा है। समझ गए? तो जनरल स्टेटमेंट ध्यान रखना है। जनरल स्टेटमेंट की जनरली या मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, ये बिल्कुल सही बात है तुमको जो बता दी, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन भी है। कुछ जो है वो बहुकोशिकीय भी होते हैं। और यदि तुम्हें कोई ये बोल के बहकाने की कोशिश करे कि नहीं वो तो कॉलोनी है, तो उनको बोलना कि क्या स्पाइरोगाइरा की भी कॉलोनी होती है, आखिर अंतर क्या है जरा बता दो हमें। और यदि फिर भी नहीं माने तो उसे बोलना कि भाई थोड़े हायर लेवल की किताबें भी उठा के देखा करो कि क्या लिखा हुआ है, और जो साइनोबैक्टीरिया के अलग से भी बुक्स आती हैं जरा पढ़ो, उनको पता पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली मल्टीसेलुलर वर्ड यूज नहीं किया हुआ जब साइनोबैक्टीरिया पढ़ोगे वहां पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मल्टीसेलुलर होते ही नहीं। एनसीईआरटी कई बार कुछ चीजों को खा जाती है, बीच में कोई वर्ड खा जाती है, लेकिन टीचर की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हें सारी बातें बताए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि वो यस सर। सेकंड सर हेलो सर यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है, उसके बाद क्या कौन से एग्जांपल्स बताए आप? साइनोबैक्टीरिया बताया। साइनोबैक्टीरिया में जो एनाबिना है, नॉस्टॉक है, वो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होता है, माइक्रोसिस्टिस है, स्पाइरुलिना है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये मैं तुमको आगे साइनोबैक्टीरिया डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तब मैं लिखवा भी दूंगा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे ना तब देख लेंगे, लिख लेंगे इसको ऐसा बोल। ठीक है, अभी तो बस इतना ध्यान रखो। जनरल फीचर पढ़ रहे हैं ना, जनरल फीचर पढ़ रहे हैं तो जनरल बातें ध्यान रखो कि मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, कुछ एक्सेप्शनली मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और कॉलोनियल फॉर्म में भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा इनके अंदर हम बात करते हैं सेल वॉल। तो मोस्टली सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट? हम देखते हैं प्रेजेंट होता है सर। प्रेजेंट होता है। सामान्यतः इनके अंदर कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित होती है, लेकिन सेलुलोज नहीं रहता। दैट इज नॉट, तीनों अंग लगा होता है, लेकिन सेलुलोज नहीं होता है, दैट इज नॉन सेलुलोजिक, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। ठीक है, बट तुम छोड़ो उसको अभी, तुम ध्यान रखो कि सेल वॉल जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है, और वो कैसा होता है, वो नॉन सेलुलोजिक टाइप का सेलुलोज होता है, कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं होता है। ठीक है, क्या किसी के अंदर सेल वॉल एब्सेंट भी होता है? माइक्रोप्लाज्मा। यस सर होता है। नंबर है सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइक्रोप्लाज्मा। तो ये एक बात और भी ध्यान रखना कि माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट बातें पता पड़ रही है। कुछ बातें वो जो तुम पहले से जानते हो, बहुत आसान है, कुछ बातें वो जो तुम जानते हो लेकिन कंफ्यूजन रहता है, वो भी हम यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे एकदम। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इनके अंदर केंद्र उपस्थित या अनुपस्थित, न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट? अनुपस्थित न्यूक्लियोइड होता है इसमें। हाँ, तो
सीधे न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, केंद्रक अनुपस्थित। इंपॉर्टेंट फीचर है ना ये तो नाम ही इसके बेसिस पे आया है। प्रो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। केंद्र का अब हिंदी में बोल देते हैं। न्यूक्लियोइड के लिए एक और भी टर्म यूज करते हैं कई बार हम जीनोफोर भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड इज डबल स्ट्रैंडेड। अब ध्यान रखना जो वर्ड लिखा हूं, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए and GC rich DNA present in cytoplasm। इनके अंदर न्यूक्लियोइड जो है वो उपस्थित है और वो न्यूक्लियोइड क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड, हिंदी में बोलेंगे द्विसूत्री। डीएनए कैसा होता है? मोस्टली द्विसूत्री। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब वृत्ताकार, वृत्तीय, ठीक है, या वलयाकार। तो डीएनए कैसा है? द्विसूत्री वलयाकार। नेकेड का मतलब नग्न। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, नेकेड है मतलब नग्न है। एंड जीसी रिच, जीसी रिच का मतलब गुआनिन और साइटोसिन के आधिक्य वाला। समझ गए क्या? और कहां पर उपस्थित होता है ये उपस्थित होता है साइटोप्लाज्म में। तो क्या बोलेंगे कि केंद्रकाभ द्विसूत्री वलयाकार नग्न और जीसी आधिक्य वाला होता है। और कहां पर उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्लियर है बात सबको? जीसी रिच का मतलब है गुआनिन और साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन के आधिक्य वाला। गुआनिन क्या होता है और साइटोसिन क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड बनाने में काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड में उपस्थित होते हैं। पढ़ा है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ज्यादा होते हैं इसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर, जेनेटिक्स में भी। और सर इसको और बताओ तो सर, मैं लेफ्ट हो गया था सर। देखो क्या होता है कि डीएनए जो है प्रोकैरियोट के अंदर, उसमें गुआनिन और साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस जो है वो ज्यादा होते हैं, जी और सी ज्यादा होता है। यदि हम हमारी बात करें या यूकैरियोट की बात करें तो उनके अंदर एडेनिन और थायमिन ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट के अंदर जो न्यूक्लियोइड है ये क्या है? ये द्विसूत्री वलयाकार नग्न और जीसी आधिक्य वाला डीएनए होता है। यहाँ पर नग्न का मतलब क्या है वो भी बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड? नग्न डीएनए, नेकेड डीएनए का मतलब क्या है बताओ? कवर नहीं होता, कवर नहीं होता, कपड़े नहीं पहने इसमें, डीएनए सर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। वेरी गुड बच्चे। नेकेड का मतलब डीएनए में कपड़े नहीं पहने ऐसा नहीं होता है। नेकेड का मतलब होता है कि इसके अंदर हिस्टोन जो है वो अनुपस्थित होता है, पैकेजिंग से इसे नहीं हो पाएगी। तुमने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में कभी कि डीएनए को रैप करने के लिए, पैक करने के लिए कुछ बेसिक प्रोटीन जो है वो चाहिए होते हैं, वो होता है कौन? हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट के अंदर मोस्टली हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे आर्कियोबैक्टीरिया में, ठीक है? तो नॉर्मली ये बात जो अब मैंने ये लाइन लिखी ना, ये लाइन एकदम एज इट इज तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। जब भी कोई भी प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में पूछेगा, एक लाइन में सारी बात निकालनी चाहिए कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, नेकेड है और जीसी रिच है। चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक्सेप्शन हम बाद में देखते रहेंगे, बट एक जनरल फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसी तरीके से पता होना चाहिए। डबल स्ट्रैंडेड द्विसूत्री
सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, नेकेड एंड जीसी रिच। ठीक है, ऐसा डीएनए होता है। क्लियर हुई बात? नेकेड का जीसी मतलब रिच क्या है सर? जीसी रिच को बताना एक बार, क्या है? जीसी, जी फॉर गुआनिन और सी फॉर साइटोसिन। जी फॉर गुआनिन और सी फॉर साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेस है बच्चे, नाइट्रोजनी क्षार हैं ये। ठीक है, डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन जिन्हें हम प्यूरिन बोलते हैं, और थाइमिन, साइटोसिन जिसे हम पायरिडीन बोलते हैं। यहाँ पर गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा प्रोकैरियोट में ज्यादा होती है। यदि हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के अंदर एडेनिन और थाइमिन जो है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, देन इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके अंदर कोशिका अंग उपस्थित होते हैं कि अनुपस्थित होते हैं। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट और एब्सेंट। अनुपस्थित होता है, मीजोसोम पाया जाता है। प्रेजेंट होते हैं कि एब्सेंट होते हैं? एब्सेंट। एब्सेंट होगा सर, उसमें मीजोसोम पाया एब्सेंट होता जाएगा। है सर। एब्सेंट होगा क्या? तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, उनका आंसर सरासर गलत है। इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है बच्चे। राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल नहीं है क्या? राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल नहीं है क्या? है सर। तो तुमने एब्सेंट कैसे बोल दिया? भावना में कहे जा रहे हो क्या? मैं नहीं बोला सर। आंसर कर देते हो क्या? गलत करवा रहा हूं ना तुमको, जानबूझ के गलत करवा रहा हूं। एग्जामिनर भी तो यही करता है, इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऐसी जगह पे पूछता है कि बच्चा जो है वो फ्लो में बहे जा रहा है, गलत समझ सब किए जा रहा है। बाद में देखते हैं। हाँ, जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है सर। हाँ दोनों में होता है, तो ऑर्गेनेल तो है। हाँ, तो क्या होना चाहिए कि इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके अंदर झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब एब्सेंट है। तो ये सारे क्या है? ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। तो क्या बोलेंगे हम कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, झिल्ली परिबद्ध कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण लिखना चाहो तो लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये झिल्लीबद्ध कोशिका अंग जो होते हैं वो इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। समझ गए? सर इसको हिंदी में झिल्ली तंत्र बोलते हैं। हाँ, इनको बोलते हैं झिल्ली परिबद्ध कोशिका अंगक, मेम्ब्रेन बाउंड झिल्ली परिबद्ध सेल ऑर्गेनेल कोशिका अंगक। ठीक है ना? तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, देन इनके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है? साइटोस्केलेटन भी एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन में क्या आते हैं? साइटोस्केलेटन में आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये एब्सेंट होती है। हेलो सर, साइटोस्केलेटन मतलब क्या होता है? साइटोस्केलेटन का मतलब होता है कोशिका कंकाल तंत्र, साइटोस्केलेटन। ओके सर। सर साइटोस्केलेटन में क्या पढ़ेंगे सर? साइटोस्केलेटन को बोलेंगे कोशिका कंकाल तंत्र। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये सब नाम सुने? सूक्ष्म तंतु और सूक्ष्म नलिकाएं, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वगैरह भी एब्सेंट होती है। यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है इसको हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव्य प्रवाह। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट। अभी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है? जैसे यूकैरियोट की कोशिका है, मान लो तो यूकैरियोट की कोशिका में जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अराउंड कोशिका द्रव्य जो है वो ऐसे घूम रहा है, प्रवाह हो रहा है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वैक्यूल के अराउंड कोशिका द्रव्य का घूमना। इनको करवाने में इस साइटोस्केलेटन की बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मूव करता है साइटोप्लाज्म, लेकिन इनके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं है तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी एब्सेंट होगी, कोशिका द्रव्य प्रवाह जो है वो भी अनुपस्थित होगा। समझ गए क्या? सर एक बार और। इनके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होने की वजह से कोशिका द्रव्य जो है उसका प्रवाह नहीं होता है अंदर जो कि सर जो ये साइटोस्केलेटन है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, मतलब हिंदी समझ गई लेकिन मैं उसका मीनिंग नहीं समझ पा रही हूँ। मीनिंग ये है कि जैसे जब हमारी एनिमल सेल की बात करते हैं तो हमारा सेल जो है, मान लो ये सेल है, तो अब इस सेल के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, जेल जैसा है, न्यूक्लियस है, और ये मेम्ब्रेन जो है वो हार्ड तो है नहीं, तो ये क्यों नहीं ऐसे पिचक जा रहा है, क्यों नहीं इसका ऑमलेट बन जा रहा है, ऐसे बह क्यों नहीं जा रहा है, ये अपने शेप को मेंटेन करके क्यों रखे हुए? इसके अंदर ही अंदर कुछ इस तरह से तंतु जो है बहुत सारे वो लगे हुए हैं, जिसका काम होता है इंटरनली इसे सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसके आकार को मेंटेन रखना, अंदर चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता प्रदान करना, ये सारा का सारा काम होता है इसका। जैसे मान लो जैसे एक घर खड़ा करते हैं हम, या तो क्या करते हैं, अंदर बहुत सारे पिलर्स लगाते हैं सपोर्ट के लिए, तो ऐसा मान लो कोशिका के अंदर वो पिलर है जो क्या कर रहा है, उस कोशिका के आकार को मेंटेन रखने में, उसके अंदर कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, या संकुचन करने के लिए, इन सब के लिए काम करता है। एक्टिन जानते हो, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन यस सर। यस सर। भी क्या है, वो साइटोस्केलेटन वैसी चीज है, समझ गए? तो कोशिका के अंदर ये साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोकैरियोट में नहीं होता है, क्योंकि वो कोशिका बहुत छोटी होती है, नॉर्मली कोशिका वृद्धि वगैरह उपस्थित है, उसको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य प्रवाह भी इनके अंदर एब्सेंट होगा। इसके बाद में गमन करते हैं कि नहीं करते हैं? लोकोमोशन करते हैं सर। करते हैं सर। नहीं पिक करते हैं, कुछ एक जगह पे पड़े रहेंगे, कुछ के पास लोकोमोशन भी होगा। यदि वो गमन कर रहे हैं तो गमन के लिए उनके पास क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? सीरिया होता है कि फ्लैजिला होता है कि दोनों होता है? फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला होता है सर। फ्लैजिला होता है, वेरी गुड। सो लोकोमोशन यानी गमन, लोकोमोशन का मतलब गमन, लोकोमोशन में अकर फ्लैजिला को बोलते हैं कशाभिका, इसके अंदर फ्लैजिला द्वारा या कशाभिका द्वारा गमन हो सकता है। और फ्लैजिला की खास बात क्या है? फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, यूकैरियोट में फ्लैजिला किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। प्रोकैरियोट में किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। And 9+2 arrangement इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि लोकोमोशन फ्लैजिला के द्वारा हो सकता है, इनके अंदर फ्लैजिला उपस्थित होती है, लेकिन यूकैरियोट से अलग फ्लैजिला है। यूकैरियोट के अंदर फ्लैजिला जो है वो ट्यूबुलिन की बनी होती है, इनके अंदर फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन की बनी होती है, और 9+2 अरेंजमेंट जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। सर पहली वाली लाइन बताइए ना। कौन सी लाइन बचे? लोकोमोशन वाली? नो सर, जो आप अभी इरेज कर दिए हैं। इरेज कर दिया मैं? क्या लिखा था मैंने? साइटोस्केलेटन वाली लाइन क्या? मेंबर बॉन्ड बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब झिल्ली से बंधा हुआ, झिल्ली परिपत्र कोशिका अंदर अनुपस्थित होता है। साइटोस्केलेटन जो है वो भी अनुपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य प्रवाह, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वो भी एब्सेंट होता है। लोकोमोशन हो सकता है इसके द्वारा। सर सिर्फ ओनली राइबोसोम होता है, उसके कारण हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उसमें कोशिकांग पाया जाता है करके। यस बच्चे, इसके अलावा इसके अंदर और क्या होते हैं? इसके अंदर और कुछ मेम्ब्रेन के टुकड़े होते हैं जिनके ऊपर पिगमेंट्स वगैरह लगे होते हैं, उन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज बोल देते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर देगा। करते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है? क्रोमेटोफोर होते हैं, वो हम देखेंगे अभी।
हेलो सर। हाँ बच्चे, सर फ्लैजिला के बारे में फिर से बताइए ना, नीचे में जो लिखा है वो समझ नहीं आ रहा है। फ्लैजिला यूकैरियोट में ट्यूबुलिन का बना होता है, इनके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होती है। अभी लिख लो जस्ट, इसे हम डिटेल में बाद में देखेंगे जब मेन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट लिख लो। सर लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रहा। 9+2 अरेंजमेंट क्या होती है? अरेंजमेंट बारे में सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है क्या? वहां पर पेरिफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होते हैं, सेंटर में 2 होता है। नहीं पढ़ा है क्या? पढ़े हैं सर थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ा है तो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी इसको भी छोड़ो, अभी हम डिटेल में फ्लैजिला पढ़ने वाले हैं। बच्चों वॉलवॉक्स में फ्लैजिला होता है लेकिन वो मोनेरा नहीं है बच्चे। वॉलवॉक्स तो ग्रीन एल्गी है, वॉलवॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी है, वो प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट है। देन इसके बाद इनके अंदर पोषण कैसा होता है? न्यूट्रिशन, बहुत सारे अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन इनके अंदर देखते हैं हम। डाइवर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट, बहुत अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी स्वपोषी विषमपोषी ऐसे हो सकते हैं। हेट्रोफाइटिस। हाँ, पोषण के लिए हम बात कर रहे हैं कि विविध प्रकार का पोषण पाया जाता है, बट मुख्यतः क्या होता है? मेनली मोनेरा आर सैप्रोफाइट्स। मुख्यतः क्या है? मुख्यतः मोनेरा के मेंबर जो है उनके अंदर मृतोपजीवी प्रकार का पोषण होता है। मेनली तो क्या होते हैं? मेनली सैप्रोफाइट होते हैं। बात ध्यान रखना कि मोनेरा जो है उसके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार का पोषण होता है, लेकिन मुख्यतः वो कैसे होते हैं? वो सैप्रोफाइट होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं सैप्रोफाइट? जानते हो कि बताना पड़ेगा? बताओ सर बताओ। अरे बच्चे बताया था लास्ट लेक्चर में, नहीं थे क्या? नहीं था सर। मृतोपजीवी पोषण वो होता है जिसमें जीव जो है वो मृत पदार्थ के ऊपर एंजाइम सिक्रेट करता है, उसके ऊपर एंजाइम स्रावित करता है और उसे बॉडी के बाहर डाइजेस्ट कर देता है। बॉडी के बाहर जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जैसे मान लो स्टार्च है, स्टार्च के ऊपर एक बैक्टीरिया हो रहा है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा? अमाइलेज एंजाइम स्टार्च के ऊपर डाल देगा और स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। जब वो सरल यौगिकों में कन्वर्ट हो जाएंगे तब उसे क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। आई बात समझ में? तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है उसे हम बोलते हैं मृतोपजीवी। मृत पदार्थों के ऊपर उगना, एंजाइम को सिक्रेट करना बॉडी के बाहर, उसे शरीर के बाहर में पचित करना, डाइजेस्ट करना और फिर उसके बाद में काम की चीजें एब्जॉर्ब कर लेना। समझ गए? यस सर। इसीलिए मेनली क्या होते हैं? डीकंपोजर की कैटेगरी में आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर डीकंपोजर प्लांटी में भी आएगा ना? हाँ बच्चे, डीकंपोजर जो है वो बहुत सारे जगहों पर आएंगे। मेनली 2 जगह पे आते हैं, एक मोनेरा में और फंजाई में। 2 जगह। प्रोटिस्टा नहीं होते ना सर? क्या? प्रोटिस्टा नहीं होते ना डीकंपोजर? होते हैं डीकंपोजर्स। प्रोटिस्टा में एक्चुअल में वो डीकंपोजर नहीं है, बट उसके जैसा काम करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड डीकंपोजिशन में हेल्प करते हैं, लेकिन होता तो उनके अंदर एक्चुअल में यदि हम बात करें तो वो खा के फिर बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। तुम एक बार जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा डीकंपोजिशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फिर वो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, है ना? तो मेनली तुम ध्यान रखो कि डीकंपोजर मेनली 2 जगह पे आ रहे हैं, एक मोनेरा में आ रहा है और एक फंजाई में। 2 जगह पे मेनली आते हैं बहुत सारे। ठीक है, देन इसके बाद में न्यूट्रिशन के बाद में अब हम बात कर रहे हैं इनके अंदर श्वसन, वायवीय और अवायवीय हो सकता है। रेस्पिरेशन में भी एरोबिक यानी वायवीय श्वसन और एनारोबिक मतलब अवायवीय श्वसन। श्वसन जो है वो या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है या अनुपस्थिति में भी हो सकता है। एरोबिक या एनारोबिक कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनन की, रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की दोनों
asexual अलैंगिक ओनली asexual ओनली एसेक्सुअल सेक्सुअल भी तो होता है सर, सेक्सुअल भी होगा सर। सेक्सुअल सर भी होगा। असेक्सुअल ही होते हैं, असेक्सुअल। क्या बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है क्या? नो सर। सर होता है। सर गैमेट और कहाँ पाया जैविक जनन होता है? नहीं होता है सर, डीएनए ट्रांसफर की तरह होता है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसका हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सर ओनली असेक्सुअल होता है। डीएनए ट्रांसफर होता है। पढ़ा हुआ है कि प्रोटिस्टम sexual reproduction is present in bacteria. तो बच्चे सर गैमेट्स आर नॉट प्रेजेंट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो कॉन्जुगेशन वाली प्रोसेस, कॉन्जुगेशन जो होता है, तो वो एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलती जुलती प्रोसेस है। क्या होता है? जैसे तो होता है सर। एसेक्सुअल केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलती जुलती प्रोसेस होती है, लेकिन एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुन लो बात, एकदम कान खोल के सुन लो सही से, आज की बात कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या होता है जब हम बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन देखते हैं तो एक बैक्टीरिया होता है F+, एक होता है F-। F+ को बोलते हैं मेल, F- को बोलते हैं फीमेल। इसके पास एक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्स पिलाई। अब क्या होता है, ये दोनों बैक्टीरिया जब मिलते हैं तो इनके बीच में ये ट्यूब से एक कनेक्शन बन जाता है कुछ इस तरह, और फिर ये क्या करता है, इस ट्यूब के द्वारा अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना करके क्या करता है, F- के अंदर भेज देता है कुछ इस तरीके से, और फिर ये अलग हो जाते हैं, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इंसानों के ऊपर कि मेल फीमेल मिले दोनों, और दोनों ने फिर उसके बाद कुछ किया और फिर वो अपने अपने घर चले गए, बोल रहे कि देखो रिप्रोडक्शन हो गया। क्या रिप्रोडक्शन हो गया है क्या? यदि मान लो एक लड़का एक लड़की मिले हैं और फिर वो कुछ करते हैं और फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं, तो क्या रिप्रोडक्शन हो गया क्या? यस और नो? नो सर। नो सर। नो नहीं हुआ। नो। मजा आ गया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। लड़का चले गए, ज्यादा प्रैक्टिकली हो गया। जनन हुआ होता भी है। बताओ टीलू, क्या तुम इसे रिप्रोडक्शन बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोलो ना, ये तो बोलो ना, रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वहाँ कुछ कुछ का पता नहीं है सर क्या हुआ। कुछ पता ही नहीं। तुमको तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो मैं ही हूँ, तो मैं ही बताऊंगा तुमको। चलो मैं ही बता देता हूँ तुमको। तो रिप्रोडक्शन तब तक नहीं हुआ जब तक बच्चा नहीं हुआ। भाई दोनों आए, कुछ किया और फिर वो अपने घर चले गए, तो जो भी कुछ हुआ ना, यदि बच्चा हो गया तब तो हम बोलेंगे हाँ जनन हुआ है, और यदि बच्चा नहीं हुआ तो जनन नहीं है। जनन से मिलती जुलती प्रक्रिया हुई, लेकिन क्योंकि जनन की परिभाषा तो बताओ, में जाएगा तो अपने जैसी संतति उत्पन्न करना। हाँ, कॉपुलेशन तो एक स्टेप है। ये लव ने बिल्कुल सही बोला कि कॉपुलेशन हुआ होगा, लव बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नाम ही है इसका लव। तो मेल और फीमेल जो है वो दोनों मिले, और यदि उन्होंने कॉपुलेशन किया और फिर वो अपने घर चले गए लेकिन बच्चा नहीं हुआ, तो वो जनन नहीं है, क्योंकि जनन की डेफिनेशन ही हमने यही पढ़ी है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही यही पढ़ी कि वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम जनन बोलते हैं। यदि बच्चा ही पैदा नहीं हुआ तो वो जनन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो यदि बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया मिले और उन्होंने कुछ किया और फिर उसके बाद में अपने घर चले गए, लेकिन इनका बच्चा नहीं बना है, तो फिर हम इसे जनन नहीं बोलेंगे। इसका मतलब कॉन्जुगेशन जनन नहीं है। क्या जनन से मिलती जुलती प्रोसेस है? यस। जैसे तुम अभी कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन का आंसर देने में, जब तुमको लग रहा था कि हाँ यही तो होता है जनन, लेकिन वैसे तुमको यहाँ पे भी लग रहा है कि यही तो होता है जनन बैक्टीरिया में, लेकिन जनन हम इसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इसने ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं दिया है। गैमेट्स आर नॉट प्रेजेंट। क्या? हाँ, गैमेट की बात नहीं है यहाँ पर। गैमेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं होता, गैमेट की बात नहीं है। मेन बात किसकी है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हुआ, इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया बस।
सिर्फ क्या है? कोई नहीं बना। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आता है, यहाँ पर भी वेरिएशन आया, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ, लेकिन जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक हम इसे रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? यस कुछ बच्चे बोले सर आपने हमारी आंखें तो सर सेक्सुअल इंडिया के अंदर क्या होगा? ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है, लेकिन उससे मिलती जुलती प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे बोल देते हैं हम पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक वेरिएशन अकर बाय उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? पैरासेक्सुअलिटी, पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी उससे मिलती जुलती जो प्रोसेस है जिसे तुम अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ रहे थे। बहुत से बच्चे जिस प्रोसेस को अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ रहे थे उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये है वो प्रोसेस, समझ गए ना? तो ध्यान रखना कि और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हिंदी में प्रजनन, संयुग्मन। हाँ, इसको हिंदी में बोलेंगे पारलैंगिक आनुवंशिक पुनर्योजन, आनुवंशिक पुनर्योजन। यानी क्या? जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वैसा ही कुछ हुआ, लेकिन उससे मिलती जुलती प्रोसेस के थ्रू हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए ही एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, मतलब लैंगिक प्रजनन जैसी प्रक्रिया जो है वो उपस्थित होती है, लेकिन वो एक्चुअल में लैंगिक जनन नहीं है। तो तुम ध्यान रखोगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे क्या होता है? कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है जिससे जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। क्लियर हो गई बातें सबको? यस सर। यस सर। अब मोनेरा में कौन कौन आते हैं? मोनेरा के एग्जांपल्स देखो। मोनेरा के आते हैं, यदि हम रिसेंट 6 किंगडम का पढ़ी देखें तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। क्या क्या? एक तो आ जाता है आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और दूसरा आ जाता है यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में, लाइक बैक्टीरिया, जनरल जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यस, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लेंगे। माइकोप्लाज्मा और भी यदि मैं बात करूं तो रिकेट्सिया, ईपीएलओ, एक्टिनोमाइसीटीज, सेम आइडिया, एक्टिनोमाइसीट्स का नाम सुना होगा। एक्टिनोमाइसीट्स फंजाई नहीं है, ध्यान रखना, फंजाई जैसा नाम लग रहा है, लेकिन मोनेरा और फंजाई के बीच में कनेक्टिंग लिंक जरूर है, इसीलिए नाम ऐसा है, फंजाई जैसा, एक्टिनोमाइसीट्स। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम मोनेरा में आएंगे। अब इनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को इतनी? यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनके जनरल फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक भी पॉइंट में यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जो जनरल फीचर्स की अभी हमने बात की है, जब हम बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो उन पॉइंट्स को मैं और डिटेल में भी लूंगा कि किस टाइप के स्ट्रक्चर है, कैसा सेल वॉल है, कैसी मेम्ब्रेन है, कैसा और अदर स्ट्रक्चर होता है, या कैसे इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। बहुत सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? इतना अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? और भूलना नहीं, मैंने बोला हुआ है ये चैप्टर ऐसा है जिसका रिवीजन रोज के रोज होना चाहिए। यानी आज पढ़ोगे तो स्टार्ट करना, किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ना, पहले उसको रिवाइज कर लेना और फिर किंगडम मोनेरा के जनरल फीचर पढ़ लेना। रोज के रोज रिवाइज करते जाना है, बहुत सुपर स्ट्रांग हो जाएगा चैप्टर। यदि छोड़ दोगे कि अच्छा ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, एग्जाम के टाइम पे रट लेंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत आना है, ठीक है? चलो बच्चों, फिर हम मिलते हैं, इतना अच्छे से पढ़ के आना। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाय बच्चों, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।
ओके सर, थैंक यू सर।